हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, और जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकती है, उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने बात करी टेम्परेचर के बारे में। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है, घटता है, बढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है ना। पिछली जो वीडियो थी उसमें लास्ट पार्ट में कुछ आवाज नहीं आ रही थी, तो पहले मैं उस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जो पिछली वीडियो में जहां से आवाज नहीं आ रही थी पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको एक इक्वेशन याद होगी, एलन एलन के इज इक्वल टू एलन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये बड़े काम की इक्वेशन है। ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी की मदद से आपको करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप हमेशा याद रखना, काफी काम की इक्वेशन है। इसी की मदद से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं आपको जहां से वीडियो नहीं आ रही थी उस टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल उसी टॉपिक से। तो टॉपिक क्या था कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, अब हम ये सीखेंगे कि भाई अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाए। जैसे उसने बोला कि टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया 4 है। बोला टेम्परेचर मैंने कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस, अब बता कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर अपन को अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए, निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे उसको हम सीख रहे हैं। चलो, तो अपन ये मान लेते हैं जो पहला टेम्परेचर है T1, उस पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो K1 है। जो सेकंड टेम्परेचर है T2, उस पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है उसको अपन ने K2 मान लिया। क्लियर है। इक्वेशन का यूज करते हैं, पहले वाली इक्वेशन, ln K1 इज इक्वल टू ln A, अरेनियस फैक्टर होता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, माइनस डेल्टा H अपॉन R T1। समझ रहे हो, टेम्परेचर की जगह T1। इसके लिए अगर दूसरे टेम्परेचर पे अगर मैं सेम इक्वेशन को यूज कर रहा हूं तो ln K2 इज इक्वल टू ln A में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा H अपॉन R T2। देखो, वैसे तो ये डेल्टा H होता है ना, वैसे तो टेम्परेचर बदलने से बदल जाता है ये, लेकिन हम जब इस चीज को ड्राइव करें, एक फॉर्मूला आने वाला है जिसको बोलते हैं वान टॉफ इक्वेशन। तो जब उस इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है तो हम एक अजम्पशन लेते हैं। हम अजम्पशन ये लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये जो डेल्टा एच है टेम्परेचर बदलने से ये नहीं बदल रहा है, वैसे बदलता है, लेकिन हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको कंसीडर ना करें, अजम्पशन ना ले, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा ये कैलकुलेशन, हमारे सिर से ऊपर जाएगा फिर। समझ में आ रही है बात। तो डेल्टा एच को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कांस्टेंट। T1 से T2 टेम्परेचर चेंज करने के दौरान डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आया, वैसे तो आता है। किरचॉफ इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमें बताती है। हम इसको यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि थोड़ा सिंपल रहे चीजें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, इसलिए हम इसको ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो इक्वेशन आ गई, अब इन इक्वेशन का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो 1 में से 2 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस कर दो, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो, जो आपकी इच्छा वो कर लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 जो इक्वेशन है उसके अंदर से फर्स्ट माइनस करता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ln K2 माइनस ln K1, लेफ्ट हैंड साइड में इसके अंदर से ये वाली माइनस कर रहा हूं, K2 माइनस ln K2 माइनस ln K1। उस तरफ चलता हूं, ln A माइनस ln A कट जाएगा, सेम है, माइनस है ना, कट जाएगा। इस तरफ चलता हूं, माइनस डेल्टा H अपॉन R T2, और यहां पे भी माइनस है, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस डेल्टा H अपॉन R T1। क्लियर है। अब चलो, लॉग A बाय जो B, A बाय B होता है उसको अपन लिख सकते हैं ln K2 बाय K1। सही है। डेल्टा H
अपॉन आर को मैं कॉमन ले लेता हूं और आगे चलते हैं। इसको लिखते हैं 1/T1 माइनस 1/T2। समझा क्या? ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले इसको T1 को लिख लिया फिर T2 को लिख लिया। ये जो इक्वेशन है बहुत ही काम की इक्वेशन है, बहुत काम की, यही है इसमें काम की। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इसका ज्यादा यूज है, इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसी ऐसी 3 इक्वेशन है केमिस्ट्री के अंदर, अगर ये इक्वेशन आपको याद होगी बाकी 2 अपने आप याद हो जाएंगे। सेम टू सेम, मिलती जुलती, बिल्कुल ऐसी की ऐसी 3 रिएक्शन है, तो इसको याद कर लो, बाकी 2 और है वो अपने आप याद हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन वांट ऑफ इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन ये हमें ये बताता है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, उसको निकालेंगे कैसे। अपन को पता है टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है ना, और आपको ये भी पता है एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन कितना, तो वो कितना, वो क्वांटिटेटिव वो वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज, अब ये जो इक्वेशन है ना इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। मान लो 1 में से 2 माइनस कर रहे होते तो ये ऐसे बनते ln k1/k2। दोनों इक्वेशन सही है, आपको एक तरीका बताता हूं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा। अगर आप पहले k1 आ रहा है तो आप यहाँ पे t1 की जगह इसका उल्टा आएगा t2। जैसे यहाँ k2 था तो पहले कौन आया t1, ऐसे k1 आप पहले लिखोगे तो यहाँ पे पहले किसको लिखना पड़ेगा, t2 को, माइनस 1/T1। सही है, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार एक और काम कर देगा वो, T1 पहले लिखेगा T2 और यहाँ पे माइनस लगा देगा, तो वो एक ही रिएक्शन को, एक ही इक्वेशन को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्लियर है? ये बात एक ही है, इधर उधर माइनस वाइनस करके वो दिखाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा उसी पे, है यही। इसको बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। ln, एक इक्वेशन को याद करो, फिर जो चेंज करना होगा तो आप कर सकते हो। ln k2/k1, k2/k1 इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन आर। पहले k2 आया तो पहले कौन आएगा, T1 आएगा। अगर k1/k2 होता तो हम क्या लिखते, k1/k2 की जगह क्या लिखते, अगर k1/k2 लिखा तो हम लिखेंगे 1/T2 माइनस 1/T1। क्लियर है? क्लियर है क्या? ये हुई अपनी वांट ऑफ इक्वेशन। इसी में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कैसे। वैसे तो आपको पता है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। लॉजिकली आपको पता है। अब इससे समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन की मदद से तो समझते हैं। तो देखो, इस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, फिर से लिखता हूं इस इक्वेशन को ताकि आपको याद भी हो जाए। मुझे तो याद हो गया, आप भी याद कर लो। चलो फिर से लिखेंगे, बोलो क्या है इक्वेशन, ln k2/k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर। मेरे साथ साथ बोलो, यहां पे k2 है तो कौन आएगा, T2 है, T1 पहले आएगा, इसका उल्टा, अगर k2 है तो यहां पे आएगा T1 माइनस 1/T2। सही है? अब 2 केस बनाते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक, ठीक है। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि भाई जो T2 है वो बड़ा है T1 से, मतलब T1 कम टेम्परेचर, T2 ज्यादा टेम्परेचर है, T1 लो टेम्परेचर है और T2 हाई टेम्परेचर है, ये बोलना चाह रहा हूं। अब मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, पता है आपको। अब मैं आपसे पूछा हूं 1/T1 माइनस 1/T2, इसकी वैल्यू बताओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। तो देखो T1 है छोटा है और T2 क्या है, बड़ा है। ये चीज क्या है, बड़ी है, और ये चीज क्या है, छोटी है। अगर नीचे बड़ा है तो ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी, छोटी, और ये संख्या बड़ी, तो पॉजिटिव वाली संख्या ज्यादा है, नेगेटिव वाली संख्या कम है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ रहे हो? सेम चीज मैं यहां पे भी करने वाला हूं, ऐसी सेम चीज यहां पे देखो, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, वही
सेम चीज 1/T1, 1/T1 माइनस 1/T2, इसकी वैल्यू बताओ। T2 क्या है, बड़ा है ना, तो T2 बड़ा है तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी, छोटी, और इसकी वैल्यू बड़ी, तो ये क्या आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। समझते रहे ना भाई। अब देखो ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं ln K2/K1 की वैल्यू क्या आएगी एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में। ये वाली चीज पॉजिटिव, ये वाली चीज नेगेटिव, आर तो अपना कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही होता है। तो इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू, इस वाले की, इसकी एक्सोथर्मिक के केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये तो पॉजिटिव और ये डेल्टा एच नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब नेगेटिव आने का मतलब क्या, अब नेगेटिव आने का मतलब ये कि लॉग के अंदर की जो चीज है ना वो एक से छोटी है। क्या बोलना चाहता हूं, जैसे अगर ln 0.9 होगा ना तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव कुछ, और ln की वैल्यू अगर 2 है तो ये पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है लॉग के अंदर जो रखा हुआ है वो है ना एक से छोटा है, तो इसका मतलब यहां पे लॉग की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, इसका मतलब K2/K1 की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब क्या, K1 बड़ा है K2 छोटा है, तभी तो एक से छोटा हो सकता है। अरे भाई K2/K1 की वैल्यू एक से कम है, क्यों कम है, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है तभी तो एक से कम होगी, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो एक से ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर दोनों इक्वल होगी तब 1, ऊपर वाला बड़ा तो एक से ज्यादा, नीचे वाला बड़ा तो एक से कम, तो K2/K1 की वैल्यू एक से कम है, इसका मतलब कौन बड़ा, K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि टेम्परेचर T2 था और टेम्परेचर बढ़ाने से जो K2 था वो कम हो गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर गया है। हमने कुछ ऐसा ही सीखा था, फॉर्मूले से भी देख लिया। यहां पे चलते हैं, चलो इक्वेशन दिखानी पड़ेगी आपको, यस इक्वेशन देखो ध्यान से, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, अंदर वाले की वैल्यू पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, पूरे की वैल्यू पॉजिटिव, ln K2/K1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। K2/K1 एक से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब कौन बड़ा, K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया है, क्योंकि K2 क्या है, हायर टेम्परेचर वाला। क्लियर है, ये लास्ट क्लास से था, जो लास्ट क्लास जो रिकॉर्डिंग थी ना वो पूरी नहीं हो पाई थी तो उसको मैंने अभी तक कंप्लीट किया। तो ये हमने सीखा कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेस आएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आसान सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, यही टॉपिक अभी चल रहा है, कंटिन्यू करेंगे इसी को। तो पहली चीज कि भाई हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, चेंज करता है। अब दूसरी चीज क्या अफेक्ट करती है, मोड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं, इसको साइड में रखो, समझो क्या कहना चाहता हूं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे पानी का बनना, तो पानी कैसे बनाओगे आप, पानी बनते तो बहुत तरीके से है, लेकिन अपन बना रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से, तो पानी बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे पानी बन रहा है। अब वो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना, आपको दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा मैं, तो एक इक्वेशन लिखूंगा मैं, है ना। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी कि भाई H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है तभी सही होता है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। तो इसमें क्या हो रहा है, H2 O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O। वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, एक और तरीका है, मैं बोलूंगा, दूसरा मेरा दोस्त है वो बोलेगा ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे दिखाऊंगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिखाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप बोलोगे मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ और दूसरे तरीके से दिखाऊंगा, आपने बोला कि मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत है, आपने मुझसे पूछा, मैं बोला नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, रिएक्शन बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, पानी बन रहा है, प्रोडक्ट
तो सब कुछ ठीक ही तो है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट सही है, प्रोडक्ट सही है, सब कुछ तो ठीक ही है। जो केमिकल रिएक्शन और उसको आप दिखा रहे हो तो सही तरीके से तो दिखा रहे हो, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे दिखाने लग जाऊं तो 4000, 2000 O2, 4000 H2, क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं? यस, ऐसे दिखा सकते हो। तो आप बोलोगे तो फिर तो एक केमिकल रिएक्शन जो हो रही थी उसको दिखाने के अपने पास इनफाइनाइट तरीके हैं। यस, इनफाइनाइट तरीके हैं। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के अपने पास इनफाइनाइट तरीके, उसकी एक सेम रिएक्शन के लिए आप 1000 तरीके की इक्वेशन लिख सकते हो। मतलब 1000 तरीके, मतलब ये सारी इक्वेशन तो एक ही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग हो गए तो रिएक्शन अलग हो गई, है ना, इक्वेशन अलग हो गई। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूं, जो एक केमिकल रिएक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत सारी तरीके की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। एक सिंगल केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत सारी केमिकल इक्वेशन हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, जैसे यहां आपने देखा। अब देखो, अब चलो इक्वेशन हो गई, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर में जाएगा हाफ। इसका, इसको K1 मानता हूं, इसका K2 मानता हूं, है ना। इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? H2 की पावर 2 और नीचे H2 की पावर 2 O2। इसके लिए ऐसे दिखाऊंगा, इसके लिए थोड़ा अलग। तो इसकी और इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, नहीं होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अलग अलग है। तो देखो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो डिफाइन होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। किसके लिए? केमिकल इक्वेशन। क्योंकि जब मैं बचपन में था आपके जितना था, तो मैं एक चीज सोचता था कि भाई केमिकल रिएक्शन तो एक ही हो रही है, एक ही केमिकल रिएक्शन की इतने अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम, एक सिंगल केमिकल रिएक्शन तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वो थोड़ी ना बदल रही है, वो तो सेम ही आ रही है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता लगा था, मैंने टीचर से पूछा था, लेकिन टीचर मुझे बता नहीं पाए। तो उसका रीजन क्या होता है कि भाई एक ही रिएक्शन के अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता ही नहीं है भाई, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसका? केमिकल इक्वेशन का होता है। ये केमिकल इक्वेशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग, ये केमिकल इक्वेशन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता है किसी केमिकल इक्वेशन का, ना कि किसी केमिकल रिएक्शन का। हाँ, केमिकल रिएक्शन को हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब उसके बारे में हमें बताता है केमिकल रिएक्शन के बारे में, लेकिन एक्चुअली जो डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो किसके लिए होता है? किसी केमिकल इक्वेशन के लिए। अगर कोई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को भी वहां पे देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर नहीं दे रहा है तो वो क्वेश्चन अधूरा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं, केमिकल इक्वेशन के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा मैं, बड़े काम की है। ये जो टॉपिक है ना, बहुत बहुत ज्यादा ही मतलब इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो नीट के हिसाब से भी, जेई के हिसाब से भी, हर जगह यहाँ भरमार है यहाँ से क्वेश्चनों की, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझना, आसान टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो अपने पास एक रिएक्शन है A2B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ठीक है। अब मैंने इस रिएक्शन को बदल के लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अच्छा, आपको अब मजेदार बात बताऊं, अगर आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो उसका आप अपने आप निकाल सकते हो। कैसे? तो देखना, एक इनके बीच में ना रिलेशन होता है। अपन ने क्या किया है, इक्वेशन को उल्टा कर दिया है, रिवर्स किया है।
तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ हो जाता है, क्या होता है तो समझना। K1 को लिखता हूं, K1 कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। K2 को लिखता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। दिख रहा है क्या वहां पे? यस। अब देखो ये जो K2 है, K2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका उल्टा लिख सकता हूं क्या K2 को? नहीं समझे क्या? A अपॉन B है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन K1, तो यही तो चीज आ जाएगी। 1 अपॉन K1 लिखूंगा तो B नीचे आएगा, A कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो K2 इज इनवर्स ऑफ K1। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन को रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। केमिकल रिएक्शन को आपने, केमिकल इक्वेशन को आपने उल्टा किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे आ गया, इनवर्स हो गया। क्लियर है? ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चनों को करने के लिए। तो पहली चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें पहला पॉइंट कि आप कैसे इक्वेशन लिख रहे हो, तो उसी में पहला पॉइंट है व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स देन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट, रिवर्स नहीं इनवर्स। समझ गई? अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिया जा रहा है आपको और उसका उल्टा करके पूछा जाए तो जो भी दिया है उसका इनवर्स कर देना, 1 बाय लिया ना उसको। ठीक है, दूसरी चीज को समझेंगे, पहले समझाता हूं फिर लिखेंगे। मान लो कोई रिएक्शन है यही A से B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K1। अब इस रिएक्शन को है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2A gives 2B, और पूछा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो कैसे पता लगेगा, तो देखना। तो K1 को अपन क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। K2 को क्या लिखेंगे, K2 को लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर में 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल की पावर 2, और ये B अपॉन A क्या है, K1 है, तो K2 इज इक्वल टू K1 की पावर 2। अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो नंबर होता है नई इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है। नहीं समझेगा? देखो ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे इस इक्विलिब्रियम का इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसी रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K1 की पावर में कितना आ जाएगा, 2। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता है तो K1 की पावर में कितना आता है, 3। अगर 5 से मल्टीप्लाई करता है तो K1 के पावर में कितना आता है, 5। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करते तो वो n नंबर पावर में चला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। क्लियर है? लिखते हैं, दिख रहा है क्या? यस। व्हेन अ केमिकल इक्वेशन, आवाज आ रही है आज देख, हेलो, यस। व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड, कल यार आवाज चलेगी पता नहीं चला। व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय n, then equilibrium constant, for new chemical equation will be, देखो ये इक्वेशन लिखता हूं मैं ऐसे शॉर्टकट में, EQM लिखता हूं तो वो इक्विलिब्रियम होता है। ये मैं शॉर्टकट यूज करता हूं, हम जब कॉलेज में पढ़ते तो उस टाइम पे ऐसे हम करते हैं। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू केमिकल इक्वेशन विद, क्या बोला, व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय n, then equilibrium constant for new chemical equation will be
k की पावर n। अगर k पहले वाले का था तो अब क्या हो जाए, k की पावर n। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं, पहले समझाता हूं फिर लिखेंगे। कोई रिएक्शन है A गिव्स B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K1। एक दूसरी रिएक्शन है C D K2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K2। पूछा A प्लस C गिव्स B प्लस D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, समझते हैं। देखो K1 को अपन क्या लिख सकते हैं, K1 को लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसको क्या लिख सकते हैं, K2 को अपन लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन इसने बनाई कैसे, इसने क्या, मैंने ही बनाई है। ये इक्वेशन आई कैसे, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके इक्वेशन आई है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में A है और C है, A और C आ गए, प्रोडक्ट साइड में B और D है, B और D आ गए प्रोडक्ट में, है ना। तो इस इक्वेशन को हमने कैसे बनाया, इन दोनों को ऐड करके। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, नीचे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। अब देखो B अपॉन A K1 है ना, D अपॉन C, हाँ 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 हाँ, ये उल्टा कर दिया यार, सॉरी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आना था यहाँ पे, चलो यहाँ पे आना था D अपॉन C, तो D अपॉन C क्या बन गया अपना K2। ठीक है, तो ये होगा अपना K2, तो K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप दो केमिकल इक्वेशन को ऐड करोगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दो रिएक्शन को ऐड किया, दो रिएक्शन बोलना गलत है, दो केमिकल इक्वेशन को ऐड करने से उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला जाता है। समझ रही है क्या बात, इसको लिखेंगे पॉइंट 3 लिखेंगे, when two reactions, when two chemical equations are added, then their equilibrium constant get multiplied, then their equilibrium constants gets multiplied। क्लियर है, बस यही 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स को याद रखोगे, इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। रिएक्शन को, इक्वेशन को उल्टा करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है n, दो इक्वेशन को ऐड करने से उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया इसने k, इस रिएक्शन का पूछा है फॉर द रिएक्शन दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। तो कैसे करेंगे, देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, दूसरे का पूछेगा, हमेशा ही ऐसे ही करेगा, यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन को करना कैसे है, तो तरीका बताता हूं, सिंपल तरीका। आप है ना सबसे पहले ये देखा करो, आप है ना सबसे पहले फोकस क्या करो, जो आपकी फाइनल इक्वेशन है उस पे, इस पे फोकस करना है, इसको रेफरेंस पकड़ना है, इसको देख के हम सब कुछ काम करेंगे, इसको देख के, अब इसको दिमाग में रखना है बस, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है, क्या देखना है, इसका क्यों रेफरेंस में लेना है, क्या रेफरेंस में लेना है, तो इसका क्या रेफरेंस लेना वो समझा रहा हूं। ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, तो आप ये देखो रिएक्टेंट कहां से आएंगे मेरे पास, इस रिएक्शन को अपन को बनाना, इस इक्वेशन को बनाना है जो अपन को दी जा रही है उसकी मदद से। तो कैसे बनाएंगे, तो अपने पास ये रिएक्टेंट है, तो उस रिएक्शन में आप देखो रिएक्टेंट कौन है, HCl H2Cl2, तो इस
H2Cl2 हमें रिएक्टेंट बनाए तो कैसे बनाए, तो इनको उल्टा कर दो, है ना। तो इस रिएक्शन को मैं सबसे पहले उल्टा करूंगा, H2 प्लस Cl2, ये आ जाएगा 2HCl। तो इस केमिकल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/k। इसका क्या था, अगर इसको इक्वेशन को उल्टा करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इतना समझ में आया। तो इसके जैसी थोड़ी मिलती जुलती इक्वेशन हमें मिली, अभी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं मिली है। अब क्या करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसको बस देखना है, इसको बस देखना है, सब कुछ करना दूसरी वाली के साथ है, इसको बस देखो और क्या चाहिए, रेफरेंस पकड़ना है, करना सब कुछ इसके साथ है। तो इसके साथ अब क्या करना है, तो अभी हमें है ना हाफ और चाहिए इस इक्वेशन में, अभी हाफ नहीं आया, तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन को। तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगी हाफ H2 हाफ Cl2, ये बन गया HCl। अगर हाफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन, किसी भी नंबर से, हाफ छोड़ो यार, 2 3 5 कितने से ही मल्टीप्लाई करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, उसकी पावर में चला जाता है वो नंबर, तो 1/k। समझ में आई बात। और पावर में कितना, पावर में आएगा हाफ, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसकी पावर में कितना, हाफ। तो ये हो गया √k। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, ये। और यही इसी का तो पूछा है, तो क्या है, √k। इसको बस देखना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसको बस देखना है, जो दिया जा रहा है उसकी मदद से ओरो को बनाना है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आम है और मे बी आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी इन्हीं क्वेश्चन में होगी। क्या बोल रहा है, 3 रिएक्शन दी है, चौथी रिएक्शन, 3 इक्वेशन दी है और चौथी इक्वेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं रिएक्शन बोल देता हूं लेकिन इक्वेशन बोलना ज्यादा सही रहता है। 3 इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन, दूसरी, तीसरी, 3 इक्वेशन दी, चौथी इक्वेशन के बारे में हम अपन से पूछा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, तो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आम है, इन क्वेश्चनों को कैसे करना होता है तो तरीका बताता हूं। आप उन 3 इक्वेशन की मदद से इसको बनाओ, ये तो अपना रेफरेंस है, बस इसका कुछ नहीं करना है, इसको बस देखना है। ये बनानी है हमें ऊपर वाली की मदद से, इसको बस देखते रहना है और ऊपर वाली को यूज करना है। उनके साथ आप कुछ भी करो, उनको मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, उनको उल्टा करो, उनको ऐड करो, कुछ भी करो, उन तीनों को कुछ भी करो उनके साथ और ये इक्वेशन बना दो। कैसे बनाओगे तो देखते हैं। देखो अपन को A चाहिए रिएक्टेड, तो वो यहां से आएगा पहली इक्वेशन से। D चाहिए, वो कहां से आएगा, इससे। लेकिन बीच में और भी चीज आ रही है, इसमें B और C भी आ जाएगा अगर हम बस इन दोनों को पकड़ेंगे तो हमें उसको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, बीच वाली की मदद से। कैसे हटाएं, तो देखो डायरेक्ट कर दूं मैं, समझ जाओगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को नहीं सॉरी तीनों को, तो तीनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे ना तो एक दिक्कत रह जाएगी, ये बी भी कट नहीं पाएगा, मुझे बी को हटाना भी है। तो बी को अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2b हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, 1। तो कट सकते हैं, कटेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो फिर से मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ यहाँ पे, तो a 2b, इस इक्वेशन को ऐसे कैसे पकड़ना है मुझे, k1 = 5। दूसरी इक्वेशन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2b गिव्स c हो जाएगा। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो उसको k2 डैश बोल रहा हूं, क्योंकि ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। तो k2 डैश कितना हो गया, 2 की पावर में 2, क्योंकि 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। इस इक्वेशन को मैं ऐसा का ऐसा लूंगा और k3 कितना, 10। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, a, पहले ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ऐसे काट सकते हो, या आप पहले सीख लो, पहले स्टेप वाइज भी बता देता हूं। 2b + c + d, इसमें जो अपोजिट साइड में सेम चीज उनको आप काट सकते हैं, 2b से 2b कटा, c से c कटा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको सिंपल करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आई कैसे, तीनों इक्वेशन को ऐड करने से। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड किया है तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका बताना है तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, k1 k2 डैश k3, है ना। k1 कितना अपना 5, k2 डैश कितना 4 इंटू 10 कितना आ गया, 200 आ गया। और ये क्या है, k4, k4 निकाल दिया 200। क्लियर है, क्लियर है। तो हमने अभी तक देखा कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकती है। तो 2 ही चीजें हैं और तीसरी चीज है नहीं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकती है।
दो ही चीजें हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करती हैं, पहला टेम्परेचर, दूसरा मोड ऑफ राइटिंग इक्वेशन। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।